देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें जो अब आज के टॉपिक में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, दो अचालक माध्यमों के लिए क्या पढ़ना है, अचालक माध्यमों के लिए परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इतना सा ध्यान रखना कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट है उसकी डेफिनेशन मैंने कल भी आपको बताया था। जब भी कोई भी अगर वेव जैसे कि मान लो कि किसी माध्यम के ऊपर इंसिडेंट होती है, माध्यम की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग क्या होता है, अपवर्तित। ये क्या है, आपतित, ये है परावर्तित, और ये कैसी तरंग है, अपवर्तित तरंग है। ठीक है, तो आप देखोगे जब आपतित, परावर्तित और अपवर्तित हो रही है तो उन तीनों कंडीशन में आप देखोगे अगर वेव इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट होगी तो इसका मतलब वो गति करी तो इसके पास कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की क्या है, ऊर्जा तो है ही। तो जिस ऊर्जा के साथ में ये इंसिडेंट होती है ना, उस ऊर्जा का भी क्या होता है, कुछ भाग परावर्तित होता है या कुछ भाग अपवर्तित होता है। मतलब अगर वेव परावर्तित या अपवर्तित हो रही है तो जो ये गुणांक होते हैं, ये गुणांक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये गुणांक डिपेंड करते हैं किसके, परावर्तन तथा अपवर्तन के दौरान तरंग द्वारा संचरित ऊर्जा के ऊपर। मतलब आपने एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा संचरित की है, मतलब परावर्तन के दौरान कितनी ऊर्जा संचरित हुई, अपवर्तन के दौरान कितनी ऊर्जा संचरित हुई, उनका किसके साथ, आपतित होने वाली तरंग की ऊर्जा के साथ में जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। मतलब सीधी सी बात है, अगर वो उस तरंग का अपवर्तन या परावर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में उस वेव के अंदर क्या होगा, ऊर्जा का भी क्या होगा, परावर्तन और अपवर्तन के दौरान संचरण होगा ऊर्जा का भी, दोनों वेव, दोनों ही तरीकों के अंदर या दोनों ही कंडीशन के अंदर, परावर्तन के अंदर और अपवर्तन के अंदर। तो देखो इसकी ऊर्जा का जो रेशियो का जो फॉर्मूला है परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक का, वो क्या है, क्योंकि परिसीमा है माध्यमों की, तो उस परिसीमा किसी ना किसी तल में स्थित है, तो तल में क्या है, तल के अनुदिश कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, तो वेव इंसिडेंट हो रही है वो क्या हो रही है, वो परिसीमा वाले क्षेत्रफल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन में इसलिए बोला जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा या फिर परावर्तित ऊर्जा, अपवर्तित ऊर्जा या फिर आपतित ऊर्जा, क्योंकि ये क्या परिसीमा वाले क्षेत्रफल के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, परावर्तन गुणांक का, परावर्तन गुणांक R बराबर जो होता है वो क्या होता है, परिसीमा पर से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। नीचे क्या आ जाएगा, परावर्तन गुणांक पर, आपतित नहीं, यहाँ पे परावर्तित आएगा, परावर्तन गुणांक है तो परावर्तित ऊर्जा, और नीचे रेशियो में क्या आ जाएगा, परिसीमा के ऊपर पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। मतलब हमने जो ऊर्जा आपतित की है उसकी तुलना में हमें कितनी परावर्तित ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वह रेशियो क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। अब इसी की तरह इसको नंबर क्या लगा दो, समीकरण नंबर 1, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम, J1 डैश से, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, J1 से, क्योंकि अब देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊर्जा, हमने फर्स्ट यूनिट में पॉइंटिंग सदिश पढ़ा था, उस पॉइंटिंग सदिश में भी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रवाहित जो ऊर्जा होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या कहलाती थी, पॉइंटिंग सदिश कहलाती थी, या फिर उसको हम क्या बोलते थे, ऊर्जा फ्लक्स बोलते थे। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था,
ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? पॉइंटिंग सदिश जब हमने पढ़ा था तब मैंने क्या बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्रवाहित कर रही है, वह ऊर्जा क्या कहलाती थी? पॉइंटिंग सदिश कहलाती थी। या फिर उसको हम क्या बोलते थे? ऊर्जा फ्लक्स भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा घनत्व भी बोलते हैं। और साथ में हमने उनके बीच में किस किस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और प्रवाहित ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन भी जो निकाला था वो क्या था? P बराबर क्या आया था? यू एन कैप, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? U बराबर पी एन कैप भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। और साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो C की टर्म भी आ रही थी, वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ में? क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो मुक्त आकाश के अंदर जो तरंग होती है वो किसके साथ में? C वेलोसिटी के साथ में गमन करती है। तो ध्यान रखना, जो ये ऊर्जा और पॉइंटिंग सदिश के बीच में, संचरित ऊर्जा और पॉइंटिंग सदिश के बीच में जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो हम ये U वेक्टर है उसकी जगह पे किसका यूज करेंगे? J वेक्टर का यूज करेंगे। तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? परावर्तन गुणांक का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से अपवर्तन गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपवर्तन गुणांक, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? पारगमन गुणांक भी कह सकते हैं, जिसे किससे? टी से प्रदर्शित किया जाता है। टी का मतलब ट्रांसमिटेड और यहाँ पे आर का मतलब रिफ्लेक्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, बस चेंज कितना होगा कि परावर्तित की जगह पे क्या आ जाएगी? पारगमित ऊर्जा हो जाएगी। परिसीमा से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पारगमित ऊर्जा। J2, क्योंकि जो पारगमित तरंग होती है वो कौन से माध्यम में होती है? दूसरे माध्यम में होती है। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है? J2 लिखा है, ठीक है। परिसीमा पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा आपके? नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। तो जो ऊर्जाओं का रेशियो होता है उसी ऊर्जा के रेशियो को क्या बोला जाता है? परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक के रूप में लिखा जाता है। अब आगे देखो, ये क्या होगी? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखो, हमने जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को हम क्या बोलते थे? ऊर्जा को पॉइंटिंग सदिश पी वेक्टर, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको? ऊर्जा फ्लक्स कहते हैं। जिसका फॉर्मूला हमने जो निकाला था किसी भी माध्यम के लिए वो क्या था? एवरेज एनर्जी का वो क्या था? E0 का स्क्वायर अपॉन 2Z। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो। अगर तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसके अंदर। आप यहाँ पे देखोगे तो ये E0 जो है वो क्या है? तरंग का आयाम, तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम है। दूसरा Z क्या है? माध्यम की प्रतिबाधा। जिसको हम किससे प्रदर्शित, जिसका फॉर्मूला क्या था? रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो फॉर्मूला था इसका, ठीक है। और जो के कैप है वो क्या बताती है? तरंग संचरण की दिशा
या फिर ऊर्जा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है। यहां तक हमने ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परावर्तित और अपवर्तित तरंगों के लिए परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो डायग्राम देखो, जैसे कि अगर कोई भी तरंग जब किसी परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उसके परावर्तन और अपवर्तन को हम किस प्रकार से पढ़ते थे, इसी प्रकार से पढ़ते थे, थीटा आई थीटा आर डैश, और ये क्या था, थीटा आर था। ये कैसी तरंग थी, अपवर्तित तरंग, ठीक है। ये परावर्तित तरंग, ये आपतित तरंग। इसकी अगर मान लो कि जो संचरण की दिशा या फिर इसका जो कांस्टेंट था वो क्या था, k1 वेक्टर, e1 वेक्टर, h1 वेक्टर और ओमेगा। यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, k2 वेक्टर, e2 वेक्टर, सॉरी k1 डैश वेक्टर, e1 डैश वेक्टर, h1 डैश वेक्टर और ओमेगा, ठीक है। इनके लिए क्या हो जाएगा, e2 वेक्टर, h2 वेक्टर, k2 वेक्टर और ओमेगा। अब देखो k2 वेक्टर जो तरंग संचरण नियतांक है, और आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके पॉइंटिंग सदिश की दिशा किस दिशा में होती है, जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही होती है। तो मान लो अगर ये k2 इसका तरंग संचरण नियतांक है, तो इसका मान लो कि अगर इसका जो तरंग संचरण हो रहा, वो तरंग का संचरण जो रहा वो k2 कैप दिशा में होगा, ठीक है। इसका किस दिशा में हो सकता है, k1 कैप में, और इसका किस में होगा, k1 डैश कैप के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब हम पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर मान लो कि कोई भी तरंग अगर x दिशा के अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, y दिशा में अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो क्या होगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता था, तरंग संचरण नियतांक की या फिर वेव क्या होती थी, इन दोनों के क्या होती थी, लंबवत दिशा में संचित होती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम किस के अंदर ले ले, जेड अक्ष के अंदर एक्स और वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को एक्स वाई डायरेक्शन में लेंगे, तो जेड अक्ष के अंदर क्या होगा, तरंग संचरण नियतांक की दिशा होगी। तो यहाँ पे जेड के अनुदिश के को मान ले, तो यहाँ पे k2 वेक्टर, k2 कैप, k1 कैप और k1 डैश कैप क्या होंगे, इनके तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, या तरंग संचरण की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, ठीक है। अब देखो इन तीनों माध्यम, ये जो दोनों माध्यम है, ये फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट सेकंड मीडियम, यहाँ पे μ2, यहाँ पे ε2, यहाँ पे μ1, यहाँ पे ये ε1। अब यहाँ पर अगर हम क्या लिखना चाहे, आपतित तरंग द्वारा परिसीमा पर या परिसीमा की ओर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकेंड आपतित या फिर प्रवाहित ऊर्जा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा फ्लक्स भी बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल आ रहा है प्रति एकम क्षेत्रफल, क्योंकि एनर्जी अपॉन क्षेत्रफल, जैसे कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हो, ये जो कि किसको प्रदर्शित करती थी, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित ऊर्जा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को प्रदर्शित करती थी। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी नीचे क्या आ जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड जैसी क्रम आ जाती है, तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, ओनली ऊर्जा की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ऊर्जा घनत्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऊर्जा घनत्व जी वेक्टर का माध्यम कौन सा है, पहला माध्यम है, और आपकी तरंग को हम किससे 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J1 बराबर क्या होगा, P1 वेक्टर डॉट N1।
ये रिलेशन हमने कब ज्ञात किया था? जब हमने ऊर्जा फ्लक्स और ऊर्जा घनत्व के बीच में, जो विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा और पॉइंटिंग सदिश के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, उस समय ये रिलेशन ज्ञात किया था। अब देखो यहाँ पे मैंने J1 वेक्टर लिया है, वहां पे आप देखोगे तो U लिखा हुआ होगा एवरेज के रूप में, लेकिन उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला वही का वही है, ठीक है। तो यहाँ पे J1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 डॉट N1 कैप हो जाएगा। अब देखो जो P1 वेक्टर है पहले माध्यम के लिए, पहले माध्यम के लिए P1 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? E01। यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों के? यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के ये आयाम आ रहा है। तो पहले माध्यम के अंदर जो माध्य तरंग या फिर जो आपतित तरंग है उसको आप किस प्रकार से लिखते थे? E1 वेक्टर बराबर E01 वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा आयोटा K1 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा टी लिखते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे इस आपतित तरंग का जो आयाम होगा वो क्या होगा? E01। तो यहाँ पे E01 का स्क्वायर अपन पहले माध्यम के अंदर जो आपतित तरंग है उस माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता और विद्युतशीलता का मान क्या है? μ1 और ε1। तो यहाँ से जो Z होगा उसका Z1 का मान क्या हो जाएगा? √μ1 अपॉन ε1 होगा। तो यहाँ से Z का मान जब हम रखेंगे वो क्या होगा? √μ1 अपॉन ε1। ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा का सारा इक्वेशन नंबर 3 से आ रहा है, ये ध्यान रख रहा है, इनटू K1 वेक्टर डॉट N1 कैप। क्योंकि पॉइंटिंग सदिश जो है उसका संचरण किस दिशा में होता है, ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? जिस दिशा में पॉइंटिंग सदिश है या जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर आपतित तरंग की तरंग जो है वो K1 डायरेक्शन के अंदर संचरित हो रही है तो उस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन भी साथ में क्या आ जाएगी? K1 डॉट N1 कैप हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉर्मूला जो होगा इस मान को अगर इसमें रखोगे तो J1 इज टू क्या आ जाएगा? E01 का होल स्क्वायर अपॉन √ε1 अपॉन √μ1 E01 का स्क्वायर अपॉन 2 कोष्टक में K1 कैप डॉट N1। अब देखो ये जो आप देख रहे हो इसका आपतित तरंग का अभिलंब के साथ में एंगल कितने का है? थीटा आई का एंगल है। तो यहाँ पे जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो K1 कैप डॉट N1 कैप, इन दोनों का परिणाम लिखोगे, K1 कैप का परिणाम लिखोगे, N1 कैप का परिणाम लिखोगे, और दोनों के बीच में आप देखोगे यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे आप ले रहे हो आपतन का एंगल वो कितना है? थीटा आई। तो साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा cos थीटा आई। और एकांक सदिश जो होता है उनका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये जो K1 कैप